नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले उस विषय पर बात करेंगे जिस पर हमारे देश में कोई राजनीति नहीं होती और उसका नाम है बाढ़। देश के 4 राज्यों के पहाड़ी इलाकों में इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है। नदियां अपने आसपास के इलाकों को निगल रही हैं, सड़कें और पुल टूट रहे हैं, लोगों के मकान इस तेज बारिश में और बाढ़ में बह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बाढ़ एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पा रही। हमने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया कि अब नदी, नाले, पहाड़ और जंगल सब क्रोध में हैं और ऐसा लगता है कि ये सभी इंसान से अब अपना टोल टैक्स वसूल रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि वो तमाम क्षेत्रीय नेता जो अपने राज्यों से बिहारियों को भगाने की बात करते थे, बिहार के लोगों का अपमान करते थे, कहते थे कि हमारे राज्य में बिहार के लोगों की कोई जगह नहीं है, इन्हें वापस चले जाना चाहिए। आज वो सारे नेता, वो सारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ उन्हीं बिहारियों का वोट लेने के लिए बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे मुख्यमंत्रियों को बिहार में देखकर आज हैरानी नहीं होती? मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के लोग उन्हें देखकर बड़े हैरान होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने अपने राज्य के लोगों को खुश करने के लिए एक नहीं बल्कि कई बार बिहारियों का अपमान किया है। आज इस चुनाव में हम राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रयोग की गई अभद्र भाषा को भी डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो लगातार ट्रेंड करते हैं, लेकिन उन्हें वोट क्यों नहीं मिलते। और आखिर में भारत में ट्रंप के टैरिफ के पहले दिन को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि 50% टैरिफ के साथ आज भारत का पहला दिन कैसा रहा और अभी टैरिफ पर पिक्चर बाकी है। इंसान प्रकृति को काबू में करके उसके इलाके पर कब्जा करने की हमेशा से कोशिश करता आया है। इंसान ने हमेशा प्रकृति के बीच रहकर अपने घर का विस्तार करने की कोशिश की है। हालांकि प्रकृति नाराजगी दिखाकर हमेशा अपना इलाका वापस ले लेती है और इस समय हमारे देश में भी यही हो रहा है। देश के कम से कम 4 राज्यों में इस समय जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। 23 अगस्त से अब तक जम्मू के इलाके में औसत से 7 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसने जम्मू में पिछले 75 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भूस्खलन और भीषण बारिश की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा लगातार दूसरे दिन भी रोकनी पड़ी और इस यात्रा के रास्ते में जो भूस्खलन हुआ उससे 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से बचाया गया है। बारिश और बाढ़ के बाद हुई तबाही से हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर अब दूसरे इलाकों से कट चुका है। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ की वजह से 150 से ज्यादा गांव डूब गए हैं और पठानकोट में लोगों को बचाने के लिए इस समय भारतीय सेना पूरी कोशिश कर रही है। हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। आप तस्वीरें देखिए। इस बार बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में आपने खास चीज नोटिस की होगी, एक खास चीज देखी होगी, जिसमें नदियां अपने किनारे पर मौजूद सड़कों को और इमारतों को निगलती जा रही है। कई जगहों पर नदियों ने अपने किनारे या फिर अपनी धारा के स्वाभाविक रास्ते को रिक्लेम कर लिया है और वहां मौजूद इंसानों के अतिक्रमण को अब इन नदियों ने, नालों ने खुद से ही हटा दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो नदियां हैं हमारे देश की, अब इनके बहने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि इन नदियों के फ्लड प्लेन्स पर इंसान ने अपनी इमारतें बना ली हैं और अब ऐसा लगता है इस बार जैसे ये नदियां अपने इलाके को इंसान से वापस छीन रही हैं। इन नदियों के किनारे पर जो भी चीजें हैं, चाहे वो पुल हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे मकान हैं, इन सब को ये नदियां अब साफ करती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नदियां कोई अतिक्रमण करना चाहती हैं। तस्वीरें देखिए।
और जो कुछ अभी हो रहा है, तो देखिए नदियों पर इंसान ने अतिक्रमण कर लिया और अब ये नदियां उसी अतिक्रमण को हटा रही हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पर्यावरण के साथ इंसान की छेड़छाड़, जिससे मौसम अब तेजी से बदलता जा रहा है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से मौसम बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार उत्तर भारत में जो बारिश हुई है वो औसत से 21% ज्यादा हुई है और पिछले 12 वर्षों में इससे ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई, यानी पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड है। इस वर्ष 25 अगस्त तक 21 बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। बहुत ज्यादा बारिश का मतलब यहां यह है किसी एक जगह पर 24 घंटे में 204 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसना। ऐसे दिन को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश वाला दिन। और इस बार 21 दिन ऐसे हुए हैं जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा बारिश अब अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे हैं और भूस्खलन हो रहे हैं। आपको याद होगा, आपके सोशल मीडिया फीड पर आपको लगातार आजकल ऐसे वीडियोस देखने को मिलते होंगे जहां पर बादल फट रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा होने लगी हैं और जिस तरीके से पहाड़ आजकल टूट टूट कर गिर रहे हैं, वो वीडियोस भी आपके सोशल मीडिया पर जरूर आते होंगे। इससे पहले आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे होंगे। और ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियों में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर जो होटल्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनके अवैध निर्माण से इन नदियों के स्वाभाविक रास्ते में अब बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। असल में ये पूरा जो रास्ता था, ये नदियों का रास्ता था, जिस पर अब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, सड़क बन गए हैं, पुल बन गए हैं। अब नदियों को वो रास्ता वापस चाहिए। नदियों के किनारे मौजूद इलाकों को फ्लड प्लेन्स कहते हैं और ये जो फ्लड प्लेन है, ये बारिश के समय पानी के फैलने की एक प्राकृतिक जगह होती है। यानी जब बारिश तेज होती है, कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो नदियों का पानी इन फ्लड प्लेन्स में आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों ने नदियों, नालों या फिर बाढ़ का पानी बहने की सुरक्षित जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अब बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं। फ्लड प्लेन में अवैध निर्माण रोककर बाढ़ के इस जोखिम को 40% तक कम किया जा सकता है। तो आप देखिए, बहुत बड़ी समस्या इस समय हमारे देश में देखने को मिल रही है। ये नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं, ये नदियों का इलाका था, ये नदियों का घर था, जहां जब नदियों में पानी बढ़ जाता था तो ये पानी उन फ्लड प्लेन में फैल जाता था। अब उन जगहों पर बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं, मकान बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। तो नदियों में जब पानी भरेगा तो ये पानी जाएगा कहां? इसलिए यह हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में बाढ़ से हर वर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है हर साल। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं लगभग दुगनी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली में इसी महीने बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई और तब कुछ ही सेकंडों में पूरा की पूरा धराली गांव बर्बाद हो गया था। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। यहां इन तस्वीरों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जो अब पानी में बह रहे हैं, देखिए, असल में ये जो पूरा इलाका है, ये धराली में इस नदी का फ्लड प्लेन हुआ करता था। पहले ये जो नदी थी इसी इलाके से बहती थी, लेकिन इंसान ने इस इलाके में नदी को हटाकर नया शहर बना दिया और जो जगह इस नदी के पानी के लिए होनी चाहिए थी उसमें शहर बस गया। और आप देखिए, इस बार इस नदी ने उस पूरे नए शहर को वापस अपने कब्जे में ले लिया और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अतिक्रमण हुआ था इस नदी के इलाके पर, वो इस नदी ने वो इलाका वापस ले लिया। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नदियों के बहने के रास्ते पर अब लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर, जहां पर टोल प्लाजा है, वहां इस समय ब्यास नदी का पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये टोल प्लाजा है, यानी जब आप इस हाईवे पर चलते हैं सड़क पर, तो आपको यहां पर टोल देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। और अब ये पूरा की पूरा टोल प्लाजा पानी के अंदर समा रहा है। और ये तस्वीरें देखकर आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ऐसा लगता है कि अब ये नदियां
अपने रास्तों पर इंसानों के अतिक्रमण का टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ ये जो तस्वीर है, ये देखकर ऐसा लगता है कि ये जो नदी है ये इंसान से टोल टैक्स ले रही है। इंसान के टोल टैक्स प्लाजा को इस नदी ने नष्ट कर दिया है और नदी ये कहती है कि अब इंसानों को ये टोल टैक्स देना पड़ेगा और ये जो आप देख रहे हैं तबाही, यही वो टोल टैक्स है। जम्मू में एक ही बाढ़ में न जाने कितनी सड़कें टूट गई, कितने पुल ढह गए, टूट गए। जम्मू ही नहीं और भी अलग अलग पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा सड़कें टूट चुकी हैं, कई पुल ऐसे हैं जो बह चुके हैं, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि इस बाढ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी के साथ साथ बहती चली गई। और इससे आज आपका ध्यान हमारे देश में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर भी ज़रूर जाएगा। आप देखिए हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, सड़कों की क्वालिटी है, जो मकानों को के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, इमारतें जो बनाई जा रही हैं, पुल जो बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी ज़रा देख लीजिए, जो एक बारिश को और एक बाढ़ को झेल नहीं पाई। ये मनाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो चाहे जम्मू हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, लगभग तस्वीरें एक जैसी ही हैं। और इस पानी के उफान को आप देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रकृति है ये कितनी नाराज़ है इस समय, कितने क्रोध में है। ये नदी, ये नाले, ये पर्वत, ये जंगल, ऐसा लगता है कि सभी क्रोध में है। यानी प्रकृति जब नाराज़ होती है तो वो अपनी नाराज़गी कुछ इस तरह से इंसान को दिखाती है। नदियाँ भी इंसानों से अपना रास्ता अब वापस ले रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति का नुकसान बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो वो खुद ही कोर्स करेक्शन करके अपना हक इंसान से उसकी मर्ज़ी के बिना ही वापस ले लेती है। ये जो विश्लेषण है मैं आज थोड़ा अलग अंदाज से आपके लिए कर रहा हूँ। वैज्ञानिक इसके बारे में हो सकता है अलग अलग बातें बताएंगे, बाकी के जो लोग हैं वो भी अलग अलग विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हमें प्रकृति की इस भाषा को भी ज़रूर समझना होगा। प्रकृति हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन के साथ बादल फट रहे हैं, इसलिए आपको कुछ हिल स्टेशंस पर जाने से अब बचना होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन जगहों पर अभी आपको नहीं जाना चाहिए, जहां से प्रकृति ने आपको बैन कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं, अगर आप वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मत जाइए। शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल और बाकी के भी ऐसे इलाके हैं जहां हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी अपने यात्रा का कार्यक्रम, अपने ट्रैवल प्लान्स को कुछ दिनों के लिए आप टाल दीजिए। और जम्मू कश्मीर में जैसा मैंने आपको बताया, वैष्णो देवी की जो यात्रा है वहाँ भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए, अगर आप जम्मू के इलाकों की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बाढ़ से इतना नुकसान हो रहा है, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, कितने सारे घर जो हैं वो टूट गए हैं, लोग कितने परेशान हैं। अगर आप इन इलाकों में नहीं रहते हैं और इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन इलाकों से आप बाहर हैं, तो आप समझिए कि आप किस्मत वाले हैं कि आप आज इन इलाकों में नहीं रहते, जहां पर प्रकृति का ये प्रकोप वहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस तरह की जब बाढ़ आती है, इस तरह की विपदा आती है, उस पर हमारे देश में कभी कोई राजनीति क्यों नहीं होती? वो चुनावी मुद्दा कभी क्यों नहीं बनता? इस विषय पर किस पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? हमारे देश में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि उनके इस बाढ़ के बारे में क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए? कभी उनसे जानने की कोशिश कीजिए। और भी जितने भी बड़े नेता हैं, खास तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, वो बात बात पर राजनीति करते हैं, लेकिन बाढ़ के बारे में उनका कोई बयान नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि सोशल मीडिया पर एक संदेश लिख देंगे कि उन्हें इसका बड़ा दुख है और वो वहाँ रहने वाले लोगों के साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमारे देश के नेता जानते हैं कि बाढ़ के मामले पर ना तो उन्हें वोट मिलेगा, ना वो चुनाव हार सकते हैं, ना जीत सकते हैं। इसलिए बाढ़ हर साल आती है, हर साल हज़ारों लाखों जो लोग हैं
उनका नुकसान होता है और फिर हम इसके बारे में बात भी नहीं करते और अगले साल अगली बाढ़ का इंतज़ार करते हैं। राजनीति की मैं आपसे बात कर रहा था, अब आपको असली खालिस राजनीति दिखाते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के जो नेता अपने अपने राज्यों में बिहार का अपमान करते आ रहे हैं, जिनके राज्यों में बिहार के लोगों का कभी स्वागत नहीं किया जाता, जिनके राज्यों में बिहारियों से कहा जाता है कि वो ये राज्य छोड़कर चले जाएं, उन बिहारियों की इनके राज्यों में कोई जगह नहीं है। वो नेता जो अपने राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बिहारियों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि बिहारियों को नौकरियों पर मत रखिए, उत्तर भारत से जो लोग आ रहे हैं उनका यहाँ कोई काम नहीं, वही नेता आजकल बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी पर खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। उन्हीं बिहारियों के वोट मांग रहे हैं जिनका अपमान करते करते इन्होंने जीवन भर राजनीति की है। आज बिहार के मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनकी बहन कानिमोझी ने चुनाव प्रचार किया। स्टालिन फैमिली तमिलनाडु का एक ऐसा परिवार है जो लगातार हिंदी भाषी लोगों और सनातन धर्म के खिलाफ बातें करते आए हैं। दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहार के हिंदी भाषी लोग उनके राज्य में आकर टॉयलेट साफ करते हैं, वो इसी लायक हैं। दयानिधि मारन स्टालिन की पार्टी DMK के सांसद भी हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अब जब स्टालिन राहुल गांधी के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो बिहार में यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि जब तमिलनाडु में बिहार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था तब ये स्टालिन कहां थे? उस समय कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों थी? उस समय राहुल गांधी कहां थे? आज राहुल गांधी को बिहारियों की बड़ी चिंता है क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन जब तमिलनाडु में बिहार के लोग खतरे में थे, जब लगातार अपमानित हो रहे थे, तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? एक दिन पहले ही 26 अगस्त को कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बिहार के सुपौल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव प्रचार किया और रेवंत रेड्डी भी बिहार के लोगों का अपमान करने में पीछे नहीं रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि तेलंगाना का DNA बिहारियों के DNA से अच्छा है, तेलंगाना के लोगों का DNA बिहार के लोगों के DNA से ज्यादा अच्छा है। बिहार और बिहारियों के खिलाफ बोलने वाले नेताओं की लिस्ट में राहुल गांधी के सहयोगी उद्धव ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी की राजनीति लंबे समय से उत्तर भारतीयों के विरोध पर ही टिकी हुई है। आप जानते हैं शिवसेना की जो राजनीति है पुराने समय से, जब से शिवसेना का गठन हुआ है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है, बिहारियों के खिलाफ रही है। और आजकल भी मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट होकर, एक साथ मिलकर इनकी पार्टी के लोग बिहार के लोगों को निशाना बना रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बिहार के लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है और उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बिहार के लोगों से कहा जाता है कि आपकी महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं, आप वापस चले जाइए। ये सारे लोगों को आप देखिए, ये या तो उत्तर भारतीय आपको मिलेंगे या बिहार के मिलेंगे, लेकिन इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। आज वही राहुल गांधी इन्हीं लोगों के साथ बिहार के लोगों का वोट मांग रहे हैं। इसलिए आज का जो विश्लेषण है ये खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए है, आज का विश्लेषण बिहार के वोटर्स के लिए है। और आज मुझे पूरा यकीन है कि ये तस्वीरें बिहार के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होंगी जब राहुल गांधी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर, दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को लेकर बिहार में पहुंच गए और उन्होंने एक बार भी नहीं ये सोचा कि ये वही नेता हैं जो वर्षों से बिहारियों का अपमान करते आ रहे हैं। राहुल गांधी की सहयोगी पार्टियों के अलावा कांग्रेस पार्टी के अपने नेता भी बिहार के लोगों का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। जब जब उन्हें लगता है कि बिहार का अपमान करके उन्हें वोट मिल सकते हैं तो हमेशा ये काम करते हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए। फरवरी 2022 में पंजाब में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बिहार के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ खड़ी होकर हंस रही थीं और चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर तालियां बजा रही थीं। वो बयान देखिए। पंजाबियों
ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ बिहार ਦੇ दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ यूपी के और बिहार के लोग यहां पर आकर राज कर रहे हैं पंजाब में, इन्हें यहां से भगाइए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री। और प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर तालियां बजा रही है। आज बीजेपी के नेता भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार का अपमान करने वाले नेता राहुल गांधी के स्टार प्रचारक बनकर उन्हीं बिहार की सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं। ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना। और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी वहां पे। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी, वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। एमके स्टालिन के भतीजे दयानिधि मारन भी बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। वैसे अपमान और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने में राहुल गांधी खुद भी कभी पीछे नहीं है। और आपने अगर इन सारे नेताओं के बारे में देखा होगा, खास तौर पर तमिलनाडु में जो डीएमके के नेता हैं, ये सिर्फ बिहारियों को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि सनातन धर्म का भी अक्सर ये लोग मजाक उड़ाते रहे हैं। एमके स्टालिन का परिवार एक वो परिवार है जिसके सदस्य कई बार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सनातन धर्म के मानने वालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। और बिहार के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचार हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। और फिर भी देखिए, वो खुद बिना सोचे समझे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए। आज इन सारे नेताओं को इनके पुराने बयान दिखाने चाहिए। असल में ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डेटा का ज़माना है। जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती थी, और ये नेता भी जानते थे कि लोगों को कुछ याद नहीं रहता, ना ही लोगों के पास पुराने सबूत रहेंगे, और ये अक्सर अपने बयानों से मुकर जाया करते थे, बात बात पर अपने विचार बदल लिया करते थे। कभी बिहारियों का अपमान कर दिया और फिर थोड़े दिन के बाद वोट चाहिए तो बिहार के लोगों के पक्ष में उनकी तारीफ भी कर दी। लेकिन ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज लोग तुरंत नेताओं के पुराने जो बयान हैं, उनके पुराने भाषण हैं, एक चुटकी में वापस निकाल लेते हैं। तो हर नेता का एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है, जिसे आप जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं। और यही इन नेताओं के साथ हो रहा है, लेकिन शायद इन नेताओं को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। एमके स्टालिन को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि बिहार के लोग उनके परिवार के पुराने बयान अपने अपने मोबाइल फोन पर देख चुके हैं। बिहार के लोगों को सब याद है कि इनमें से किस नेता ने बिहार के लोगों के बारे में क्या कहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, तमिलनाडु में क्या हुआ है, कर्नाटक में क्या हुआ है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि बिहारियों को यहां मत आने दो। इसलिए आज ये बिहारियों की अस्मिता का सवाल है। अब बिहार के इस राजनीतिक विश्लेषण का पार्ट 2 आपको दिखाते हैं और आपको यह बताते हैं कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो
उसका स्तर कितना नीचे गिरता चला जा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। इसलिए अब आप ये देखिए कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो उन्हें शोभा नहीं देता। पहले उनकी भाषा पर नजर डालिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो राहुल गांधी भारत के वो नेता हैं जिन्हें अपनी सरकार पर यकीन नहीं है, अपनी सेना पर यकीन नहीं है। हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं, हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं, हमारे CDS हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो सब बयान दे चुके हैं। हमारे देश की संसद में भारत सरकार औपचारिक रूप से बयान दे चुकी है, लेकिन इनमें से किसी पर भी राहुल गांधी को यकीन नहीं है। उन्हें अगर यकीन है तो सिर्फ एक आदमी के ऊपर है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हैं, राहुल गांधी को उस पर पूरा की पूरा यकीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये समझौता मैंने करवाया, इस युद्ध को मैंने रुकवाया, तो राहुल गांधी को उन पर पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन जब भारत की सरकार कहती है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष ये कहते हैं, भारतीय सेना के अध्यक्ष ये कहते हैं, तो राहुल गांधी को उस पर कोई यकीन नहीं होता। जब भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने हाल ही में ये बयान दिया कि हमने भी पाकिस्तान के कम से कम 5 या 6 प्लेन्स को गिराया, तब राहुल गांधी ने एक बार भी उस बयान का स्वागत नहीं किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पाकिस्तान ने हमारे कितने प्लेन गिराए ये तो राहुल गांधी रोज पूछते हैं, लेकिन जब हमारी सेना ये कहती है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 प्लेन गिराए हैं, उस पर राहुल गांधी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। असल में राहुल गांधी कई बार इस प्रकार की भाषा जोश में आकर भी बोल जाते हैं। जोश में आकर ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे वो बाद में चलकर खुद ही परेशानी में आ जाते हैं, कानूनी पचड़ों में पड़ जाते हैं, उन्हें अदालतों में जाना पड़ता है और फिर आगे चलकर इन्हीं बयानों पर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो भी एक बड़े पद पर हैं, वो इस देश के विपक्ष के नेता हैं। उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए, आदर के साथ बात करनी चाहिए। और इस प्रकार की भाषा से और इस प्रकार के बयानों से उनकी जो राजनीतिक अपरिपक्वता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, वो दिखाई देती है। उन्हें ये बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेहरबानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि भारत की जनता ने चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। भारत की जनता अपने नेता के लिए ऐसी भाषा कभी पसंद नहीं करती और ना करेगी। और राहुल गांधी की भाषा से यही लगता है कि उनका वोट चोरी वाला नैरेटिव भी अब पूरी तरह से फेल हो रहा है। एक और सवाल आज राहुल गांधी को भी ये खुद से पूछना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि मेरे इतने व्यूज़ आ गए, मेरे इतने फॉलोअर्स आ गए, मेरा ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो है ये सुपर हिट हो गया। लेकिन फिर ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पर उन्हें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके वीडियोस को रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये सारे लोग उन्हें वोट क्यों नहीं देते? जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के नंबर्स हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, जो उनके वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं, जितने फॉलोअर्स उनके बन गए हैं, अगर उनके सारे फॉलोअर्स और सारे जो उनके वीडियोस देख रहे हैं लोग, अगर ये सारे उन्हें वोट दे दें चुनाव में, तो राहुल गांधी तो उसी दिन प्रधानमंत्री बन जाते। तो ये सारे लोग इन्हें वोट क्यों नहीं देते? तो आज आप सबको और खुद राहुल गांधी को भी ये सोशल मीडिया पर हैशटैग वाली राजनीति समझनी होगी। इस हैशटैग वाली राजनीति में व्यूज और लाइक्स तो बहुत आते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है ये सच्चाई से बहुत दूर होती है, सच्चाई के धरातल से बहुत दूर होती है, लोगों के आम जीवन से ये बहुत दूर होती है। आज राहुल गांधी को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया की राजनीति तो वो बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास वीडियो बनाने की बहुत अच्छी टीम है, उनके पास हैशटैग्स लिखने वाली बहुत अच्छी टीम है। आजकल यूट्यूब पर थंबनेल्स जिस वीडियो के अच्छे होते हैं वही वीडियो चलते हैं। उनके पास थंबनेल वाली भी बहुत अच्छी टीम है, हैशटैग वाली भी बहुत अच्छी टीम है, सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने वाली टीम भी उनके पास शानदार है।
उनके पास एक ही टीम की कमी है, राजनीतिक टीम, एक ऐसी टीम जो आम वोटर्स से जुड़ सके, जो देश के आम आदमी की भाषा को समझ सके, जो देश के आम आदमी के दिल तक पहुंच सके। ये टीम उनके पास नहीं है और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया वाली राजनीति करते हैं, बाकियों से बेहतर ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी राजनीति कर रही है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक। उनकी राजनीति सिर्फ हैशटैग तक सीमित है। उनका हैशटैग चल जाता है, वो ट्रेंड कर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये ट्रेंड कराने वाले लोग हमें वोट भी देंगे, और बाद में पता चलता है कि इनमें से कोई भी उन्हें वोट नहीं दे रहा। हो सकता है लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए उनके इन वीडियोस को देख रहे हों, लेकिन राहुल गांधी को अपना एक आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपनी उस टीम का भी करना चाहिए जो उनके सलाहकार हैं, और उनसे पूछना चाहिए कि जब मेरे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं तो मुझे लोग वोट क्यों नहीं देते। अब जब वोट उन्हें नहीं मिलते तो वो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। अब नया आरोप उन्होंने ये लगाया है कि मुझे इसलिए वोट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वोट तो कोई और चुरा कर ले जा रहा है। इसलिए आज आपको राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर भी सबसे बड़ा सच हम बताने वाले हैं, और वो सच्चाई ये है कि बिहार में वोट चोरी का एक भी सबूत राहुल गांधी अब तक चुनाव आयोग को दे नहीं पाए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया था। तो आप देख लीजिए अभी कितने दिन बचे हैं। 1 सितंबर तक की डेडलाइन है कि किसी को भी उस वोटर लिस्ट में अगर कोई भी आपत्ति है, कोई भी आम आदमी है, कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो वो 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो ये डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी औपचारिक आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज कर रहे हैं, वीडियो रोज बना रहे हैं, भाषणों में रोज कह रहे हैं चुनाव में कि वोट चोरी हो रही है, तो फिर औपचारिक आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रहे। चुनाव आयोग ने आपत्तियों के बारे में कुल 12 राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी की थी कि ये 12 पार्टियां हैं, इनमें से जो भी चाहे इनके कार्यकर्ता नेता वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और इन सारी 12 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी ने 10 आपत्तियां दर्ज की हैं। अब आप सोचिए 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, 65 लाख, और 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सिर्फ 10 आपत्तियां आई हैं, यानी 6.5 लाख लोगों पर एक आपत्ति औसतन चुनाव आयोग के पास पहुंची है। और आज वो कागज जो आपकी स्क्रीन पर भी है मैं लेकर आया हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कागज है, औपचारिक कागज मैं आपको बता रहा हूं, और ये कहता है कि 1 अगस्त 3 बजे तक से लेकर 26 अगस्त सुबह 10 बजे तक का ये डेटा आज मेरे पास है। और ये बताता है इसमें जितनी भी पार्टियों के नाम हैं, 12 पार्टियों के इसमें नाम हैं, ये देखिए 12 पार्टियों के इसमें नाम हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि किस पार्टी ने कितनी आपत्ति दर्ज कराई है। और इसमें से सारा 12 पार्टियों में इसमें बीजेपी का भी नाम है, कांग्रेस पार्टी का भी नाम है, और राष्ट्रीय जनता दल का भी नाम है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी ने, ये देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लीजिए, राहुल गांधी की पार्टी, इन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है अभी तक। एक पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी सीपीएम। उस पार्टी ने 10 आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें 10 आपत्तियां उनकी मिली हैं। इसके अलावा किसी ने भी, किसी पार्टी ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई है। राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उनकी पार्टी यहां क्यों नहीं जा रही और अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रही। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिहार में वोट चोरी का एक भी सबूत चुनाव आयोग को नहीं दे पाई है। इससे पहले भी कर्नाटक में राहुल गांधी ने वोट चोरी का यही आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग को शपथ पत्र के साथ कोई सबूत नहीं दिए। बिहार में वोट चोरी के आरोप साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कैमरों के सामने कई लोगों के बयान भी दिलवाए। आपको याद होगा, लगातार सोशल मीडिया पर उन लोगों के बयान चल रहे थे जिन्होंने कहा कि हमारा वोट कट गया, हम जिंदा हैं, देखिए। लेकिन बाद में उन तमाम लोगों ने यह कह दिया
कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और उनकी वोट चोरी नहीं हुई है, उन्हें बहला फुसलाकर गलत बात बताकर उनसे ये बयान ले लिया। तो जितने भी वीडियोस राहुल गांधी ने बनवाए, अब वो सारे लोग भी वापस चले गए, वो भी मुकर गए। पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और अब बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास ना तो सबूत है और ना ही सच्चाई, क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास बिहार में वोट चोरी के सबूत होते तो अब तक उनकी पार्टी चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कर चुकी होती, वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करा चुकी होती। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ऐसा लगता है कि वोट चोरी का नारा भी राहुल गांधी के पुराने नारों की तरह ही निकलेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर राजनीति करने में महारत हासिल की हुई है। उनके पास अच्छी टीम है जो ब्रांडिंग जानती है, हर बार एक शानदार नारा भी देती है और इस नारे को राहुल गांधी हर बार चुनाव में बार बार दोहराते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, हैशटैग अच्छे होते हैं, ट्रेंड कर जाते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते। अब आपको अगला विश्लेषण हम सुनाते हैं। आज भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ का पहला दिन है और अमेरिका से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि टैरिफ पर यह पिक्चर अभी बाकी है। तो पहला दिन भारत का कैसा रहा, आज आपको यह बताते हैं। आज अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी यानी वहां के वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आखिरकार दोनों को एक दिन एक साथ आना ही होगा। ऐसा लगता है कि टैरिफ लगने के 12 घंटे के बाद ही अमेरिका का मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है और अमेरिका ये भरोसा भी दे रहा है कि आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कहा है कि टैरिफ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के निर्यात पर उतना गंभीर असर होने की संभावना नहीं है जितना कि डर था, इसके साथ ही भारत ने ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 40 और देशों में अपना टेक्सटाइल इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर ही हो सकता है, यानी गारमेंट्स, कपड़े का जो एक्सपोर्ट होता है। हालांकि टैरिफ एक दोधारी तलवार की तरह है। टैरिफ से भारत के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान जरूर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 50% टैरिफ लगाने से अमेरिका की जीडीपी में आधा प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है और अमेरिका में महंगाई का स्तर भी ज्यादा हो सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। टैरिफ भले ही भारत पर लगेगा, लेकिन इसका नकारात्मक असर अमेरिका के बाजार और वहां के लोगों पर भी जरूर पड़ेगा। तो पहले आप ये देखिए कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। भारत में बनी जो शर्ट पहले अमेरिका में 850 रुपए में बिकती थी, अब ये 50% टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत बढ़कर हो जाएगी 1394 रुपए। तो आप ये देख लीजिए, मेड इन इंडिया शर्ट जो अमेरिका में पहले बिकती थी 850 रुपए की, अब वो बिकेगी लगभग 1400 रुपए की। अब अगर बिल्कुल सेम शर्ट, ये मेड इन चाइना शर्ट है, तो उसकी कीमत अब होगी 1207 रुपए, जो चाइना पर टैक्स लगाया है उसके हिसाब से। तो मेड इन चाइना शर्ट अगर वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी भारत में बनी शर्ट है, तो उसकी कीमत होगी 1207 रुपए। यानी एक सामान, एक जैसी क्वालिटी के बाद भी भारत और चीन में बनी शर्ट की कीमतों में लगभग 187 रुपए का अंतर है। बांग्लादेश में बनी शर्ट की कीमत 1122 रुपए होगी और वियतनाम से आई शर्ट की कीमत 1020 रुपए होगी। मैं सारा आपको दोबारा से वो दिखाता हूं कि कैसे उनका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यानी अमेरिका में मेड इन इंडिया कपड़े दूसरे देशों के मुकाबले अब महंगे हो जाएंगे। अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनिया के 40 देशों में बाजार तलाश किए जा रहे हैं कि ये जो हम सारा सामान बना रहे हैं, अगर ये अमेरिका में नहीं बिकेगा तो फिर इसे किसी और देश में बेचना होगा और इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत की किस इंडस्ट्री पर अमेरिका के टैरिफ का कितना असर पड़ेगा। कपड़ों पर सबसे ज़्यादा 60 से 63% तक टैरिफ लगा है। यह आंकड़ा कुल मिलाकर है और अमेरिका ने पहले भी भारत की कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था। सी फूड पर 60% टैरिफ, फर्नीचर और मैट्रेसेस पर 52.3%, ऑटोमोबाइल्स पर और उनके स्पेयर पार्ट्स पर 26% और फार्मास्यूटिकल्स और स्मार्टफोन्स पर सबसे कम यानी 0% टैरिफ लगेगा। तो फार्मा को उन्होंने छोड़ दिया है,
इलेक्ट्रॉनिक्स को उन्होंने छोड़ दिया है, आईटी को उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये देखिए कि अमेरिका भारत से कौन सा सामान सबसे ज़्यादा खरीदता है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 90,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स खरीदे थे और इस पर अमेरिका ने जीरो टैरिफ लगाया। अमेरिका ने 41,000 करोड़ रुपए के डायमंड्स खरीदे थे, इस पर उन्होंने 52% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने 34,000 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी, इस पर भी उनका टैरिफ 0% है। पिछले वर्ष अमेरिका ने 27,000 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हमसे खरीदे और अब इस पर 6.9% टैरिफ है। 15,000 करोड़ रुपए का सी फूड अमेरिका ने हमसे खरीदा था, अब ये 60% टैरिफ की रेंज में है। अमेरिका ने 15,000 करोड़ रुपए की एंटी कैंसर दवाइयां भी हमसे खरीदी और फार्मा इंडस्ट्री पर उसने अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया है। तो आप देखिए भारत का अमेरिका को जो निर्यात है किस पर क्या क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच करीब 11 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है हर साल, तो इस फिगर को आप याद रखिए, 11 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 5.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर हमें पूरी तरह से छूट मिल गई है और करीब 4 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर टैरिफ का बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसा था आज हमारा पहला दिन, लेकिन कल जैसे हमने आपको बताया था कि अगर भारत के लोगों ने स्वदेशी को अपना लिया और इंडिया ने अगर फाइट बैक किया तो अमेरिका का ये जो असर है टैरिफ का, ये भारत के लोगों पर इतना नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि अमेरिका सोच रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक और खबर। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं करेंगे। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर रहेगी। भारत और चीन की ये नई नई दोस्ती देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि लोग, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर भारत और चीन मिल गए और भारत, चीन और रशिया मिल गए तो फिर ट्रंप को ये एक करारा जवाब दे सकते हैं और इसलिए इन तीनों की दोस्ती, इन तीनों का एक मंच पर आना बहुत ज़रूरी है ताकि ये दुनिया जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के मनमानी को उसी भाषा में जवाब उसका दे सके। लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि इस दोस्ती की वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर तो है और वही एक सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसीलिए भारत और चीन अब साथ साथ आ गए हैं। भारत, रशिया और चीन मिलकर एक ट्रॉयका बना रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रंप के संदर्भ में इस दोस्ती को देखते हैं तो ये दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना लुभावना नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है तो चीन और पाकिस्तान आपको एक साथ नजर आते हैं। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान के नेता भी शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहा है जब भारत, पाकिस्तान और चीन एक साथ दिखाई देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ये देखा होगा कि चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर पाएंगे? दरअसल ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एससीओ सम्मेलन में होगा क्या। क्या एससीओ जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? पिछले महीने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था और चीन ने जानबूझकर उस स्टेटमेंट को हटवा दिया था। भारत और चीन के रिश्ते में अभी एक नई शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब तक चीन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ता उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने से पहले जापान भी जा रहे हैं और जापान और भारत दोनों ही क्वाड देशों के सदस्य हैं और क्वाड एक ऐसा मंच है जो असल में चीन को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है और ये सारे उसके सदस्य हैं। इसलिए ऐसे में चीन से पहले जापान जाकर चीन को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारत दोस्ती तो चाहता है लेकिन चीन को भी इस दोस्ती के लायक बनना पड़ेगा।
अब चीन दोस्ती को नहीं निभाता है तो भारत के पास और भी विकल्प हैं, यह भारत उसे बताने की कोशिश कर रहा है। आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो भारत की आत्मा में बसा है, हमारी आस्था में रचा बसा है और जिससे हमारे जीवन का शुभारंभ माना जाता है। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। ये दिन बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता और मंगल के दाता भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी गणेश जी की भक्ति करता है उसके जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके रास्ते में सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को अपना पुत्र मानकर उनका नाम विनायक से गणेश रखा और उन्हें वरदान दिया कि उनकी पूजा हर पूजा से पहले होगी और उनकी पूजा के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम श्री गणेश कहकर ही करते हैं। गणेश नाम का अर्थ भी बड़ा गहरा है। गण का मतलब होता है समुदाय और ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी लोगों के स्वामी। भगवान गणेश के कई नाम हैं, जैसे सुमुख, एकदंत, लंबोदर, विनायक, गजानन। और इस दौरान गणपति बप्पा मोरया का भी जयकारा आपने अक्सर सुना होगा। इसकी शुरुआत असल में 14वीं सदी में हुई थी। मौर्य गोसावी नाम के संत भगवान गणेश के भक्त थे और उन्होंने ही ये जयकारा दिया था और पूरे जयकारे का मतलब है भगवान गणेश अगले साल जल्दी आना। भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सिद्धि का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि और विवेक। बुद्धि तो आप जानते ही हैं और ये दोनों की ही आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। भगवान गणेश धन के देवता भी हैं, जिनकी पूजा धन की देवी लक्ष्मी के साथ दीपावली में आप हमेशा करते हैं। बही खातों में भी सबसे पहले पन्ने पर भगवान गणेश की तस्वीर होती है। गणेश चतुर्थी की कहानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी जुड़ी हुई है। शुरुआत में गणेश चतुर्थी सिर्फ घरों में मनाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के समय वर्ष 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे एक सार्वजनिक उत्सव में तब्दील कर दिया ताकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत के लोग एक साथ एकजुट हो पाएं। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जन जन की एकता का प्रतीक बनाया, जिससे लोग एक साथ आएं और अपनी संस्कृति को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। भगवान गणेश बच्चों के भी बहुत प्रिय हैं और उनका गोल मटोल चेहरा, मीठी मुस्कान और मोदक प्रेम उन्हें सबसे अलग बनाता है। आपने देखा होगा आज के ज़माने में कई कार्टून सीरीज़ और एनिमेशन फिल्मों में भगवान गणेश की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिन्हें देखकर हमारे देश के बच्चे बहुत खुश होते हैं और बचपन से ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो भगवान गणेश एक ऐसे भगवान हैं जो बच्चों में भी उतने ही प्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि बड़ों में हैं। और अगर गणेश चतुर्थी की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो मुंबई का लाल बागचा राजा पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और इस दौरान 10 दिनों के अंदर यहाँ पर हर रोज़ 15 लाख से ज़्यादा लोग भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, आज के ज़माने में जब सारे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, आज के ज़माने में जब लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, ऐसे समय में भी भगवान गणेश की आप इस ताकत को देखिए कि वो लाखों करोड़ों लोगों को अपने अपने घरों से बाहर सड़कों पर ले आते हैं, अजनबियों को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं और ये सारे लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, ये गणेश जी की भक्ति में डूब जाते हैं। इस ताकत को आप देखिए, आज सोशल मीडिया के इस दौर में भी कितने लोगों को भगवान गणेश अपने साथ जोड़ते हैं। आज भगवान गणेश की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में होती है, श्रीलंका में होती है, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी होती है। आज आप भगवान गणेश के जीवन से क्या सीख सकते हैं आज के ज़माने में? तो 5 बातें आप सीख सकते हैं, आप नोट कीजिए। पहला, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, ये बात आज आप उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, धन से नहीं
बल्कि विनम्रता से प्रसन्नता आती है। धन कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो असली खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। तीसरा, अपनी पहचान पर हमेशा गर्व करें और अपने असली रूप को हमेशा स्वीकार करें और उससे खुश रहें। चौथा, सब्र और गहरी लगन से ही सिद्धि और बुद्धि प्राप्त होती है। सब्र रखें, आपका अच्छा समय जरूर आएगा। और पांचवी बात, जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखिए। ये भी भगवान गणेश आपको सिखाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप सिर्फ नए काम नहीं बल्कि अपने जीवन में एक नई सोच की भी शुरुआत कीजिए। लोगों में प्यार बांटिए और विवेक के साथ साथ दिल से भी हर विषय के बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। नमस्कार।